हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, जैसा टॉपिक लिखा हुआ है, हमें सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली देखिए ना, जो ग्रुप थ्योरी होता है वो मैथमेटिकल स्टडी होता है। यदि हमको ग्रुप थ्योरी को डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, ग्रुप थ्योरी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। और सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मीन्स हमको किसी एलिमेंट की सिमेट्री देखना, मीन्स उसकी सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस देखने होते हैं। दैट इज, वी कैन से दैट सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस। तो स्टार्ट करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस से। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट्स, आप पूरा वर्ड लिखेंगे। एक्चुअली इनको डिफाइन करते हैं द ज्योमेट्रिकल entities like axis, plane or point on which we apply some symmetry operations to get equivalent orientation। ये टर्म आएगा। और इन शॉर्ट ना इसको आगे से हम ईओ लिखेंगे, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली सिमेट्री एलिमेंट्स को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ये कुछ ज्योमेट्रिकल एंटिटीज होती हैं, मे बी कोई एक्सिस, प्लेन या पॉइंट हो सकता है, जिस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और मॉलिक्यूल का हमको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलता है। इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। और साथ के साथ ना डेफिनेशन हम देखेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस की भी, जो हमने सेकंड लिखा था सिमेट्री, आप पूरा वर्ड लिखेंगे ऑपरेशंस। राइट, सो सिमेट्री ऑपरेशंस आर द geometrical processes like rotation, reflection, और inversion, which are applied on the symmetry elements to get इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, और आगे लिख देंगे ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वो पूरा लिख देंगे आप। तो एक्चुअली सिमेट्री ऑपरेशंस प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स पर वो सिमेट्री ऑपरेशन है, और जिस पर अप्लाई करते हैं वो सिमेट्री एलिमेंट है। अब एक एग्जांपल देखेंगे, और उससे पहले ना इसको क्लियर करते हैं। यहां पर एक टर्म आ रहा बार बार, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, वो हम देखते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं इसको। तो एक्चुअली इसके लिए ना जस्ट फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल को कंसीडर करो। वाटर मॉलिक्यूल बहुत बेसिक मॉलिक्यूल, और सपोज हाइड्रोजन एटम्स के हम लेबलिंग कर देते हैं, ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन एटम नंबर 2 है। ठीक है, और इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, इस तरह से ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज है ये। और इस एक्सिस के अबाउट एक एक्सिस इमेजिन करते हैं जो ऑक्सीजन एटम से पास हुई है।
इस एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को टॉप से देखने पर क्लॉकवाइज 180 रोटेट करते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, ग्रुप थ्योरी में ना हमको बार बार एक्स वाई जेड एक्सिस देखनी होती है, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर लेते हैं। इनकेस कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप फिक्स कर लेंगे। एक बार हम एक बार रेफरेंस फिक्स कर लेते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस लेंगे, इसको हम जेड एक्सिस लेंगे, ठीक है। और जो एक्सिस टुवर्ड्स द व्यूअर 3D में होती है, इसको हम वाई एक्सिस लेंगे। करेक्ट है ना? आप इसको थोड़ा सा ना 3D से भी देख लीजिए। देखो जैसे ही दिखाया हुआ है, एक सेंट्रल एटम, ये यहाँ पे एक एटम लिया हुआ है, इस एटम से एक एक्सिस राइट साइड पॉइंटिंग है, इसको हमने एक्स लिया हुआ है, एक ऊपर की साइड है, इसको जेड लिया हुआ है, एक आपकी साइड है, इसको वाई लिया हुआ है, ठीक है। तो बार बार मेंशन नहीं करना होगा, 180 रोटेशन हमने किस एक्सिस के अबाउट किया है? जेड एक्सिस के अबाउट किया हुआ है, ठीक है। रोटेट करते हैं इसको, तो देखिए रोटेशन से क्या होगा, अभी मॉडल से देखेंगे। फिलहाल मैं लिखता हूं H2 H1 के प्लेस पर आ जाएगा और H1 H2 के प्लेस पर आ जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो मॉलिक्यूल से देखो, जैसे सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का मॉडल ये वी शेप स्ट्रक्चर होता है या बैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑक्सीजन एंड इट्स 2 हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है ना। और सपोज आप यहाँ पे लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग इन द सेंस, देखो रियली में लेबलिंग होता नहीं है, पर हम यहाँ पे थियोरेटिकल एजम्पशन कर रहे हैं, थ्योरी है तो थियोरेटिकली हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। इनकेस आपको विजिबल है तो हमने इस पर 1 लिख लिया है, इस पर 2 लिख लिया है। अब देखो हम इसको जेड एक्सिस के अबाउट, इसके बाद रोटेट करने वाले हैं, और ऐसे, ठीक है ना। ऊपर से देख या ऐसे देखो, एक ही बात है, हम क्लॉकवाइज करेंगे ऊपर से, तो आफ्टर रोटेशन 2 देखो कहां पर आएगा, 1 के प्लेस पर आ जाएगा। 180 रोटेशन कर रहे हैं ना, 180 रोटेशन ऐसे होगा, देखो ये ऐसे, आफ्टर 180 रोटेशन 2 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आएगा, ऐसे कर लो आप, एक ही बात है, ठीक है ना, ऐसे। तो 180 रोटेशन में देखो ये 2 हाइड्रोजन एटम्स म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाते हैं, जो 1 वाला था वो 2 के प्लेस पर, जो 2 वाला है वो 1 के प्लेस पर। और साथ के साथ एक चेंज और होगा, जो हमने पहले आगे लिखा था, जो फ्रंट फेसेस थे ना, वो आफ्टर रोटेशन क्या होंगे, वो आफ्टर रोटेशन पीछे चले जाएंगे, यानी कि आगे वाले फेस जो आपको लिखा हुआ दिख रहा था पहले, वो आफ्टर रोटेशन लिखा नहीं देखेगा। देखो हम रोटेशन ऐसे कर रहे हैं तो ये पीछे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनकेस मैंने आपको हैंड ऐसे दिखाया हुआ है और इसको 180 रोटेट किया तो पीछे आ जाएगा ना, मीन्स रोटेशन से पहले जो फेस आगे होता है वो आफ्टर रोटेशन कहां, पीछे आ जाएगा, और जो फेस पीछे था वो आगे आ जाता है। और इसको ना हम ऐसे दिखाते हैं, हम यहाँ पे कुछ शेडेड कर देते हैं। तो इन शेडेड लाइंस का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली इनका मीनिंग ये होता है कि एटॉमिक फेसेस हैज बीन रिवर्स्ड, आगे वाला फेस पीछे चला गया और पीछे वाला फेस आगे आ गया, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। देखो इक्विवेलेंट क्यों, आपको किसी ने ये स्ट्रक्चर दिखाया या मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है, आप इसको एक बार देखिए, ये स्टार्टिंग ओरिएंटेशन है, जहां से स्टार्ट करते हैं हम इसको स्टार्टिंग ओरिएंटेशन लिख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, एक हाइड्रोजन एटम लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, और ऑक्सीजन यहां पर होगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल का ना वन ऑफ द ओरिएंटेशन है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, एक नया ओरिएंटेशन है, बट ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा आप आइज क्लोज करो, और इस बीच में मैंने मॉलिक्यूल को यहां पर कर दिया, ये ओरिएंटेशन तो है, और अब मैंने आपसे बोला आइज ओपन करो, तो आप बता देंगे कि चेंज हो गया, कि पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। अब फिर से सेम, मैंने आपसे कहा आइज क्लोज करो, और इस ड्यूरेशन में मैंने इसको ऐसे कर दिया, और आपसे बोला आइज ओपन करो, तो अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले से डिफरेंट भी है बट उसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। मींस द स्ट्रक्चर व्हिच लुक्स लाइक प्रीवियस वन, इन द सेंस पहले जहां जहां पर हाइड्रोजन आइटम्स थे अब भी वहां पर हाइड्रोजन आइटम्स हैं, बट हाँ उनकी नंबरिंग चेंज हो गया। देखो डिफरेंट तो होगा, इक्विवेलेंट मींस आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल तो तब होगा एक बार और फिर से 180 रोटेट कर दो आप, तब आइडेंटिकल आएगा। देखो स्टार्टिंग में ये 1 यहां पर था, 2 यहां पर था, आपने एक बार रोटेट किया इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, 2 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया, और एक बार फिर से 180 किया तब आइडेंटिकल मिलेगा। पर आइडेंटिकल लाना हमारा टारगेट नहीं होता है। दोनों डेफिनेशन में देखो क्या था, हमारा टारगेट दोनों डेफिनेशन में क्या अचीव करना होता है, हमको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन लाना होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन तक का ही हमें स्टेप देखना है, पर अपने समझने के लिए आपको करना है तो एक बार फिर से 180 रोटेशन कर दो आप। जैसे 180 रोटेशन करोगे अबाउट द सेम एक्सिस, इसी एक्सिस के अबाउट, तो फिर से हमको स्टार्टिंग वाला मिल जाएगा ओ, और ये H1 और ये H2, हम इसको बोल देंगे आइडेंटिकल।
ओरिएंटेशन, ठीक है ना, आई ओ से लिखेंगे शॉर्ट, इसको हम लिखेंगे इसको आई ओ से, करेक्ट है, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। तो ये कॉन्सेप्ट रहा इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और आइडेंटिकल ओरिएंटेशन का। तो दोनों डेफिनेशन में ये हमने लिखा हुआ था। अब एक चीज और देखो, हमने इस पूरे प्रोसेस में प्रोसेस क्या अप्लाई किए, रोटेशन। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, रोटेशन, और रोटेशन किस पर अप्लाई किया, इस एक्सिस पर, तो ये सिमेट्री एलिमेंट है। तो जो स्टार्टिंग की दो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होने चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट में जिस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और सिमेट्री ऑपरेशन में जो अप्लाई करते हैं। तो इस डायग्राम में जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, इस जो भी हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इस रिप्रेजेंटेशन में सिमेट्री एलिमेंट क्या हुआ है, एक्सिस, ठीक है ना, जो जेड एक्सिस थी, और सिमेट्री ऑपरेशन क्या हुआ है, रोटेशन। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया कि सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। ओके तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम सिमेट्री एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स, सो ना टोटल 5 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। टोटल वी हैव 5 सिमेट्री एलिमेंट्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना, पहला सिमेट्री एलिमेंट। वैसे एक बार लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 2 पर होता है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब थर्ड हम लिखते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस, फोर्थ वन इनवर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर। और नंबर 5 पर आइडेंटिटी। इसको ई से इंडिकेट करते हैं, इन्वर्जन सेंटर को आई से इंडिकेट करते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस को एस एन से, प्लेन को सिग्मा से, और प्रॉपर एक्सिस को सी एन एक्सिस से। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम ये 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं। और देखो एक एलिमेंट आइडेंटिटी, इसको तो अभी साथ के साथ ही कंप्लीट कर दो। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आप पहले इसको लिख दो, ईच ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, उसको इसे लिखेंगे। तो एक एलिमेंट तो ना किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट होता है। ईच मॉलिक्यूल हैज एटलीस्ट वन सिमेट्री एलिमेंट दैट इज इट्स आइडेंटिटी। और इसके साथ जो एसोसिएटेड ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को नाम 360 डिग्री रोटेशन लिख सकते हैं। 360 डिग्री रोटेशन, आप ना किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 रोटेट कर दो तो आपको इक्विवेलेंट ही ओरिएंटेशन, सॉरी आइडेंटिकल ओरिएंटेशन आ जाएगा। जैसे जैसे मीन्स यही बॉटल है, देखो, ठीक है ना, इसमें मे भी कोई सिमेट्री एलिमेंट था या नहीं था, बट आप इनकेस इस बॉटल को 360 पूरा रोटेट कर देते हैं, ये 180 हुआ और प्लस 180, तो स्टार्टिंग वाला क्या ना आइडेंटिकल आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप सभी में होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 360 रोटेट कर दो तो हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है जिससे स्टार्ट किया था। जैसे मैं ही आपके सामने हूं, मैं 180 रोटेट हुआ, इक्विवेलेंट नहीं है, बट फिर से 180 रोटेट किया तो जैसा पहले था वैसा आ गया। दैट मींस एक सिमेट्री एलिमेंट तो हमेशा अवेलेबल होता है और उसके साथ ऑपरेशन होता है 360 रोटेशन। और ये ऐसे भी बोलो, जहां से स्टार्ट किया वहां पर आगे तो कुछ भी नहीं किया। तो कई बार ऐसे भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, द सिमेट्री ऑपरेशन एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी इज नथिंग, मतलब कुछ नहीं करना होता है। बट यदि कुछ करना है तो क्या करेंगे हम, 360 डिग्री रोटेशन। ठीक है, अब प्रॉपर एक्सेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सिमेट्री एलिमेंट प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अब इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
तो एक्चुअली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, एन इमेजिनरी एक्सिस में से कोई रियल एक्सिस नहीं होता है, पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल symmetrically rotation about which by some angle theta gives या जनरेट्स भी लिख सकते हैं आप एन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, पूरा वर्ड लिख लेंगे, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी एन एक्सिस। इसको हम सी एन से लिखते हैं, सी के सफिक्स में स्मॉल एन, सी एन एक्स। ठीक है, और इस नोटेशन में ये जो एल लिया हुआ है दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एक्स, एन को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ एक्स। और इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। जब भी हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम रिजल्ट लिखेंगे 360 बाई थीटा, and where theta is the minimum angle to get इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। देखो सारा खेलना बार बार इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन का आता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन लाने के लिए हमको कम से कम मिनिमम कितना एंगल रोटेट करना होगा मॉलिक्यूल को, वो हमारा थीटा होता है। और फिर ये देखो ये कोई रियल एक्सिस नहीं होती है, हमको इमेजिन करना होता है। फर्स्ट वन इज इट इज इमेजिनरी एक्सिस। सेकेंड थिंग दिस एक्सिस पासेस थ्रू द मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली एंड अबाउट विच रोटेशन by some angle theta generates equivalent orientation of the molecule। तो आप ये देखो अभी हमने कंसीडर किया था ये एग्जांपल, तो आप ध्यान से देखो ये एक्सिस मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली पास कर रही है, इसके बाद रोटेशन भी किया हुआ है कुछ एंगल से और हमको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन भी मिल गया है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। और कितना डिग्री का यहाँ पे 180 डिग्री। तो इस एग्जांपल का जो थीटा है वो 180 डिग्री है और इनकेस हमको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो 360 बाई थीटा मीन्स 180 यहां पर वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी 2। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल हैज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम इसको एज ए C2 एक्सिस लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज एन की वैल्यू 2 आ रही है। तो बस जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल में C2 C3 C4 फाइंड आउट करना होता है तो आप उसका यही अप्रोच रखेंगे। आपको नोटिस करना होगा थीटा कितने डिग्री पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट होता है, बस 360 को डिवाइड करेंगे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर यहाँ पे 2 आ गया। देखो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ, हम ना एग्जाम में शॉर्टकट से करेंगे जिससे कि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। आप बस शॉर्टकट ऐसे रखो, जब ये मॉलिक्यूल देखा हुआ आपने और इसमें सिमेट्रिकली एक्सिस यहां से पास हुआ है और रोटेशन ऐसे होगा, ठीक है ना, रोटेशन ऐसे होगा। और देखो ये रोटेशन चल रहा है, आप बस ये ऑब्जर्व करो इन दिस रोटेशन हाउ मेनी बॉल्स और हाउ मेनी एटम्स आर म्यूचुअली इंटरचेंजिंग। ठीक है, देखो रोटेट तो सब होगा, रोटेट ऑक्सीजन भी होगा और ये 2 हाइड्रोजन एटम भी होगा, बट इस रोटेशन में ऐसे कितने एटम्स हैं जो म्यूचुअली एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये 2 एटम्स हैं, तो यहां पे आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको जब भी एक्सिस का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो आपको यही क्वेश्चन अपने माइंड में हिट करना है, हाउ मेनी एटम्स, और मॉडल के सेंस में बॉल भी लिख सकते हो आप, आर म्यूचुअली इंटरचेंजिंग, are mutually interchanging in one set। ठीक है ना, are mutually interchanging in one set। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपकी एक्सिस का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट फंडा
मैक्सिमम मॉलिक्यूल में अप्लाई होगा। शॉर्टकट है तो कहीं कहीं हो सकता है कि अप्लाई करने का तरीका कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्टकट यही है, जब मॉलिक्यूल को आप रोटेट कर रहे हो तो एक रोटेशन में एक साइड में आपस में कितने एटम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 एटम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, C2H। और एग्जाम्पल देखो आप, जैसे हम BF3 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इनकेस हमने BF3 मॉलिक्यूल लिया, तो आप बेसिक एंगल से फाइंड आउट कर लो। इनकेस इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, जो वाई एक्सिस है, अपने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग वाई है, ठीक है ना। हमने इस वाले एक्सिस को एक्स माना था, ये ध्यान रखना आप, इसको जेड माना है, और सामने वाले एक्सिस को वाई माना है। तो वाई एक्सिस के अबाउट 180 रोटेशन पर हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो 360 बाई 120 में C3 आएगा। और मॉडल इसका देखो ये रहा, ठीक है ना। और इसको तो आप बहुत इजी शॉर्टकट से देखो, जब ये वाई एक्सिस का रोटेशन होगा तो रोटेशन ऐसे होगा। अच्छा एक चीज फिक्स कर लो, रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। यदि एक्सिस आप ऐसे दिखाओगे तो रोटेशन ही होगा परपेंडिकुलर प्लेन में, जैसे फैन का रोटेशन होता है। यदि एक्सिस आप ऐसे दिखा रहे हो वाई एक्सिस, तो रोटेशन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। एक्सिस यहां पर दिखाया तो रोटेशन इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में होगा। तो देखो ये भी फिक्स कर लेना, कहीं भी मॉलिक्यूल में एक्सिस वो जेड एक्सिस पर भी हो सकती है, वो एक्स पर भी हो सकती है, वो वाई पर भी हो सकती है, वो इन बिटवीन द एक्सिस भी हो सकती है, ठीक है। फिलहाल हम इस वाले ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे जैसा बोर्ड पर है। तो देखो रोटेशन आप ऐसे कर रहे हो, तो आप बस शॉर्टकट देखो, इन दिस रोटेशन हाउ मेनी बॉल्स, हाउ मेनी एटम्स आर म्यूचुअली इंटरचेंजिंग, तो आंसर शायद 3 आ जाएगा, ठीक है। और देखो ना धीरे धीरे मॉडल की डिपेंडेंसी खत्म करेंगे, मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जब ये रोटेशन होगा तो आपस में कितनी 1 2 3 ये तीनों बॉल इंटरचेंज होगा, तो कौन सी एक्सिस होगी, C3 होगी, वाई एक्सिस के बाद। एक एक्सिस इस मॉलिक्यूल में जेड एक्सिस के अबाउट भी होगी। देखो इनकेस आप इस मॉलिक्यूल को जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं ऐसे, तो कितना डिग्री रोटेट होगा ये 180 डिग्री। तो 360 बाई 180 डिग्री में से C2 आएगी। पर शॉर्टकट भी देखो, शॉर्टकट भी वैलिड है। जब ऐसे रोटेशन होगा वही शॉर्टकट, हाउ मेनी बॉल्स इंटरचेंज म्यूचुअली, तो ये 2 बॉल्स आएंगे, तो शॉर्टकट से भी 2 आंसर आ रहा है, तो ये C2 एक्सिस हो गया। और फिर देखो जब इस वाले बॉन्ड से C2 है तो सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं ना, एक C2 यहां से भी होगा। आप देखो इसके बाद रोटेशन में भी ये दोनों F आपस में इंटरचेंज होगा, एक C2 यहां से भी होगा। इस रोटेशन में भी ये दोनों फ्लोरीन एटम्स म्यूचुअली इंटरचेंज होगा। आप मॉडल से देख लो, हालांकि मॉडल की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो C3 तो सामने से थी, इसके बाद रोटेशन मॉलिक्यूल में C3 सामने से थी, और C2 देखो यहां से आएगी, ये जेड एक्सिस से। और देखो रोटेशन ऐसे होगा, ऐसे था मॉलिक्यूल ऐसे, 180 रोटेशन, वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। या शॉर्टकट, जब ये रोटेशन चल रहा है तो इस रोटेशन में म्यूचुअली 2 बॉल इंटरचेंज हो रहा है, तो ये C2 एक्सिस है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखना, इनकेस मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करके थंब को फिंगर से म्यूचुअली इंटरचेंज करता हूं, तो कितना डिग्री है 180 डिग्री। देखो ये मार्कर ऐसे होल्ड किया और ऐसे कर दिया, थंब ऊपर था फिंगर नीचे था, मैंने थंब नीचे फिंगर ऊपर कर लिया। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके थंब फिंगर म्यूचुअल इंटरचेंज करते हैं, 2 फिंगर्स को म्यूचुअल इंटरचेंज करते हैं, तो कितना डिग्री मूव है, ये 180 डिग्री मूव है, करेक्ट है ना। तो सेम थिंग यहां पर था, देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे होल्ड किया और थंब फिंगर को म्यूचुअल इंटरचेंज कर दिया, तो कितना डिग्री 180 डिग्री। या ऐसे देखो जैसे मैंने आपको ऐसे दिखाया, अब C2 कहां से है, अब C2 सामने से है, ये जो ओरिएंटेशन है ऐसे 180 डिग्री, ऐसे यहां पर म्यूचुअल इंटरचेंजिंग 180, और ऐसे यहां भी म्यूचुअल इंटरचेंजिंग 180, तो तीनों C2 हैं। और C3 यहां से था इस ओरिएंटेशन में सामने से, और ऐसे रखा हो तो C3 कहां से है, C3 यहां से। तो शॉर्टकट देखो, C3 जैसे फैन का रोटेशन था, फैन वाला रोटेशन, ठीक है ना, यहां पर ये तो फैन वाला रोटेशन, एक सेट के अंदर आपस में 3 बॉल का सिस्टम चेंज हुआ है, C3 एक्सिस। और C2 कहां से, C2 ये बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड के सेंटर से आएगा, BF बॉन्ड से, और बिकॉज तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं तो 3 C2 आएगा। और साथ के साथ ना एक चीज और फिक्स कर लेंगे, इनकेस कहीं पर प्रिंसिपल एक्सिस CNM, ठीक है, तो वहां पर आइदर 0 C2 और NC2। आप देख लो C3 था प्रिंसिपल एक्सिस, तो C3 के साथ या तो एक भी C2 नहीं आएगा, आएंगे तो 3 C2 आएंगे। इनकेस आपको एक C2 दिख गया तो फिर आप 3 लिख देंगे। अच्छा ये जो वर्ड क्या है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसको देख लेते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है, जो CN एक्सिस होती है
जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह की एक्सेस होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल एक्सेस और एक होती है सब्सिडरी एक्सेस या सेकेंडरी एक्सेस भी बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं पी एक्सेस और इसको हम लिखते हैं एस एक्सेस। तो टू द पॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे हम प्रिंसिपल मींस हाईएस्ट ऑर्डर एक्सेस। जिस एक्सेस का ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस, और जिस एक्सेस का ऑर्डर कम होता है वो सब्सिडरी एक्सेस या बोलते हैं रेस्ट ऑफ द एक्सेस। जो बाकी एक्सेस बची वो सब क्या होंगी, सब्सिडरी या सेकेंडरी एक्सेस। तो बहुत सिंपल है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा ऑर्डर की एक्सेस होती है उसको बोलेंगे हम क्या, प्रिंसिपल एक्सेस, और बाकी जो बचा वो सब क्या है, वो सब्सिडरी एक्सेस है। तो इसी एग्जांपल में देखो इसका ऑर्डर 3 है ना, जो सफिक्स में लिखा होता है ये ऑर्डर होता है, ये 3 है और इनका ऑर्डर 2 था, तो ज्यादा ये वाला है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सेस है और बाकी सब क्या है, सब्सिडरी एक्सेस। तो BF3 मॉलिक्यूल में एक तो C3 है और 3C2 है, ये प्रिंसिपल है और ये सब क्या है, ये सब्सिडरी एक्सेस है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। ओके, आगे करते हैं। अब इसके बाद एक चीज और देखना आप, जो वाटर मॉलिक्यूल था ये C2 एक्सेस था इसमें, तो यहां से यहां तक हमने C2 को एक बार अप्लाई किया तो इक्विवेलेंट आ गया, और एक बार फिर C2 अप्लाई किया इस वाले स्ट्रक्चर पर तो आइडेंटिकल आ गया, और यहां से यहां तक C2 कितनी बार हो गया, एक बार प्लस एक बार 2 बार। तो आप इसको ऐसे देखेंगे ना, यहां से यहां तक हमने C2 को कितनी बार अप्लाई कर दिया, 2 बार, तो क्या मिल गया, आइडेंटिटी। तो एक तरह से आप इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा इसको ऐसे देखो, ये C3 अप्लाई किया, C3 एक बार अप्लाई किया और आपने लेबलिंग किया तो F1 यहां पर आएगा, C3 2 बार किया तो यहां पर आएगा, 3 बार किया तो यहां पर आएगा। तो C31 C31 है, C32 भी C32 है, बट C33 क्या, ये आइडेंटिटी है। तो C3 के प्रॉपर कितने ऑपरेशन आ रहे हैं, केवल 2 ऑपरेशन है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ C3 विल बी 2। और ऐसे ही बिल्कुल जब आप C2 का देख रहे हैं, C2 1 तो C2 1 है, बट C2 2 क्या है, C2 को 2 बार आइडेंटिटी है, तो C2 का कितना ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ C2 विल बी 1, C2 का एक ऑपरेशन होता है। तो आप इसको ऐसे समराइज कर लेंगे, देखो हमने चेक किया C2 का एक ऑपरेशन, C3 के 2 ऑपरेशन, तो ट्रिक बन गया ना शॉर्टकट, 2 - 1 3 - 1, तो ऐसे C4 के कितने 3 आ जाएंगे। तो जनरल CN एक्सेस के कितने ऑपरेशन होते हैं, N-1, इसको आप याद रखेंगे। द नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी CN एक्सेस आर N-1, ये नंबर ऑफ ऑपरेशन आगे हमको यूज करना है। ठीक है, अगला एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिग्मा डिफाइन ऐसे करते हैं, एन इमेजिनरी प्लेन passing through a molecule symmetrically, which bisects the molecule into 2 equal parts, which are mirror images of each other.
और लिख देंगे इज कॉल्ड ए प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा। ठीक है, और साथ के साथ ना इसका क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, पहले देखेंगे अभी क्या करता है। पर मेन चीज देख लो, प्लेन हमारा बाइसेक्शन करता है। प्लेन का ऑपरेशन क्या, देखो इमेजिन इसको भी करना है। ये जितने भी सिमेट्री एलिमेंट होते हैं ना, सबको हमें इमेजिन करना होता है। रियली वैसा नहीं कि मॉलिक्यूल में फिक्स होते हैं। देखो जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा था अभी, ठीक है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या कहीं भी कोई एक्सेस प्लेन ऐसे दिखता थोड़ी ना, हमको इमेजिन करना होता है। अब कंडीशन है ये मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली पास करता है और प्लेन को बाइसेक्ट करता है दो इक्वल मिरर इमेजेस में, ठीक है ना, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आप ऐसे देखो, चलो पहले डेफिनेशन देख लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक ऐसा प्लेन जो इस मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट्स करता है और वो मिरर इमेज होते हैं। तो देखो एक तो ऐसे पॉसिबल है, लेफ्ट और राइट पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, ठीक है ना, ऐसे बाइसेक्शन कर सकते हो आप। और एक ऐसे भी पॉसिबल है, इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में से देखो, दो बच्चों के बीच में लड़ाई चल रही है कि कोई खिलौना है, इसको इक्वल बांटो। तो आप कितने तरीके से इसके इक्वल पार्ट कर सकते हो, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको किसी मॉलिक्यूल के दो हिस्से करने होते हैं, दोनों हिस्से इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, ये और ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। आप BF3 में देखेंगे तो BF3 मॉलिक्यूल के दो हिस्से करने हैं, कैसे कर सकते हैं, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ पार्ट ऊपर होगा हाफ पार्ट नीचे होगा, मिरर इमेज भी होगा, और तरीके भी पॉसिबल है, 1 ये 2 ये 3, तो टोटल 4 मेथड्स पॉसिबल हैं, 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, ठीक है। अब साथ के साथ क्लासिफिकेशन पहले कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा होता है, ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम लिखते हैं सिग्मा एच से, और इसको लिखते हैं सिग्मा वी से। तो मेन कॉन्सेप्ट ये होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज दैट प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बस मेन कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर होता है वो सिग्मा एच है, और जो पैरेलल होता है वो सिग्मा वी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सिग्मा वी होगा। अच्छा, इसके साथ साथ सिग्मा वी का भी क्लासिफिकेशन करते हैं कई बार। एक प्लेन और होता है सिग्मा डी, ठीक है ना, बोले सिग्मा वी को ही कभी कभी हम सिग्मा डी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा वी सिग्मा बी में डिफरेंस देखो आप, और इसको हम दो तरह के मॉलिक्यूल में डिफाइन करते हैं, एक तो प्लेनर एंड पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में, और एक देखते हैं हम स्टैगर्ड सैंडविच कंपाउंड्स में। जैसे फेरोसिन वगैरह होते हैं, आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स। तो एक्चुअली प्लेनर और पिरामिडल मॉलिक्यूल में आपको देखना होता है कि सिग्मा कितने एटम से पास होता है। तो जो मोर एटम पासिंग होता है, मोर एटम पासिंग, द प्लेन विच passes थ्रू मोर नंबर ऑफ एटम्स इज सिंपली सिग्मा वी, ठीक है। और जो लेस एटम पासिंग होता है, अब एक एग्जांपल से क्लियर होगा, आप नोट कीजिए पहले, जो कम एटम से पास होता है उसको बोलते हैं सिग्मा डी। पर ये क्लासिफिकेशन तभी करेंगे जब मॉलिक्यूल में दो तरह के प्लेन होते हैं, एक कम एटम से पास होते हैं और कुछ प्लेन ज्यादा एटम से पास होते हैं। तो जो ज्यादा से पास होता है वो सिग्मा वी ही होगा, पर जो कम से पास होता है वो सिग्मा डी होगा, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, स्टैगर्ड सैंडविच कंपाउंड्स के अंदर यहां पर सिग्मा डी की डेफिनेशन ऐसे देखते हैं, द सिग्मा वी दैट additionally
bisects the angle between, ये बिटवीन के लिए यूज किया है, 2C2 एक्सेस, ठीक है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में सिग्मा डी की डेफिनेशन है, जो सिग्मा वी दो C2 के एंगल को बाइसेक्ट भी करता है वो सिग्मा डी है, और नहीं करता है तो सिंपली सिग्मा वी है। तो आप ऐसे समझो, सिग्मा वी का स्पेशल नाम सिग्मा डी तब होता है जब ये कंडीशन फुलफिल करता है, नहीं करता तो सिग्मा वी है केवल। जो सिग्मा वी या तो इस कंडीशन को या इस कंडीशन को फॉलो कर देगा वो सिग्मा वी सिग्मा डी होगा, अदरवाइज वो बेसिकली सिग्मा वी ही होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे हमने BF3 एग्जाम्पल लिया था, BF3, ठीक है। तो इसमें एक्सेस क्या क्या थे, आपने अभी 1C3 और 3C2 देख लिया था। C2 का शॉर्टकट बता दिया था, या तो C2 एक भी नहीं आएगा या फिर प्रिंसिपल एक्सेस के ऑर्डर के इक्वल आता है 3C2, ठीक है। तो आप इसमें देखो, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल एक्सेस कहां पर है, यहां पर। एक्चुअली जो प्लेन का क्लासिफिकेशन है वो विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। तो ये देखो, ये प्लेन है ना, ये प्रिंसिपल एक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो क्या है ये सिग्मा एच। और ऐसे प्लेन देखो, ऐसे मॉलिक्यूल के दो हिस्से कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है सिग्मा वी, और ये भी सिग्मा वी और ये भी सिग्मा वी। तो BF3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 सिग्मा वी है और 1 सिग्मा एच है। तो ये भी बाई चांस एक शॉर्टकट बन जाता है, जो फंडा C2 के लिए था वो सेम सिग्मा वी के लिए भी होता है। इनकेस ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो आइदर 0 सिग्मा वी और n सिग्मा वी, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में या तो एक भी सिग्मा भी नहीं होगा, और होगा तो n सिग्मा भी होगा। n क्या, प्रिंसिपल एक्सेस का ऑर्डर। तो जैसे BF3 में आपने C3 देखा, तो कंफर्म है या तो एक भी सिग्मा भी नहीं या फिर 3 सिग्मा भी आएंगे, कभी भी C3 के साथ 2 सिग्मा भी नहीं आएगा। तो आपको यदि एक सिग्मा भी दिख गया तो फिर आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, और सिग्मा एच एक ही होता है, एक प्रिंसिपल एक्सेस का एक ही सिग्मा एच होता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो एक तो ऐसे प्लेन है सामने से, और एक ये बोर्ड वाला प्लेन है। एक ऐसा प्लेन होगा जो कंप्लीट मॉलिक्यूल का बाइसेक्शन कर रहा है, मॉलिक्यूलर प्लेन, सभी आइटम का बाइसेक्शन हो रहा है, इसमें केवल ऑक्सीजन बाइसेक्ट हो रहा है और ये आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखो आप, हमने एक्स, जेड और वाई जो लिया हुआ था, तो इस सामने वाला प्लेन में सिग्मा वाई जेड है और ये सिग्मा एक्स जेड है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। पर आप पैरेलल परपेंडिकुलर देखो, ये सिग्मा वी है, सिग्मा एच है। मैं मॉलिक्यूल को आपको मॉडल से दिखाता हूं। देखो मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सेस कहां से, यहां से। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में तो एक ही एक्सेस है, वही प्रिंसिपल एक्सेस है। तो देखो एक प्लेन तो ये सिग्मा वी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल। सोचो सिग्मा एच होता तो यहां पर होता, ऐसा कोई सिमेट्रिकल प्लेन ही नहीं है, तो ये सिग्मा वी है। और ये भी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो ये भी क्या है, सिग्मा वी। तो वाटर मॉलिक्यूल के दोनों प्लेन क्या है बेसिकली, ये भी सिग्मा वी है और ये भी सिग्मा वी है बेसिकली, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल में एक C2 थी, और आपको बताया एक C2 के साथ 2 ही सिग्मा भी आ सकता है, तो 2 सिग्मा भी है। बट साथ के साथ आप ये देखो, यहां पर सिग्मा डी की भी कंडीशन फॉलो हो रही है। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर, देखो प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जो ज्यादा एटम से पास होगा वो सिग्मा वी होगा सिंपली, बट जो कम एटम से पास होगा वो सिग्मा डी होगा। तो देखो ध्यान से अब, तो ये प्लेन तो एक ही एटम से पास हुआ ना, कम से पास हुआ तो ये सिग्मा डी है, और जो ज्यादा से पास हो रहा है वो सिग्मा डी है। देखो ये कम से पास हुआ सिग्मा डी, ये ज्यादा से पास हुआ सिग्मा वी, तो ये तो सिंपली सिग्मा वी है ये भी सिग्मा वी, बट इस सिग्मा वी का स्पेशल नाम सिग्मा डी भी होगा, बिकॉज ये इससे डिफरेंट टाइप का है। तो जिस मॉलिक्यूल में 2 टाइप के प्लेन होते हैं, कुछ ज्यादा से पास होता है और कुछ कम से पास होता है, तो ज्यादा से पास वाले को सिग्मा वी लिखेंगे और कम से पास वाले को सिग्मा डी लिखते हैं, ठीक है। कॉपी कीजिए। और देखो सिग्मा डी की सेकंड डेफिनेशन, इसको भी देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल। इसके लिए एक स्टैगर्ड सैंडविच कंपाउंड, जैसे स्टैगर्ड इथेन होता है, परफेक्ट एग्जांपल स्टैगर्ड इथेन, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन आइटम्स हैं।
इस मॉलिक्यूल का नाम है स्टैगर्ड इथेन। तो देखो सामने से C3 क्लियर दिख रहा है, एक साइड में 3 बॉल का सिस्टम रोटेट होगा या 120 पर इक्विवेलेंट आएगा 1C3, और 3C2 भी है इसमें। C2 देखो तिरछा दिखेगा आपको इसमें, एक C2 यहां से आएगा। इनके हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखना एक C2 मैं आपको दिखाता हूं, और ये कन्फर्म है एक C2 यदि आपको दिख गया तो फिर 3C2 आप लिख सकते हो। 1C3 के साथ या तो एक भी C2 नहीं आएगा या फिर 3C2 आएंगे। अब एक C2 मैं आपको दिखाता हूं, देखो ऐसे आप इसके बाद रोटेशन इमेजिन करो, H2 H5 से इंटरचेंज होगा। ठीक है, मॉडल की डिपेंडेंसी मत रखना। देखो 3D टॉपिक है तो आपको 3D अंडरस्टैंडिंग करना, मैं आपको अदरवाइज बहुत सिंपल मॉडल से दिखा सकता हूं। ये ना देखो ऐसा स्ट्रक्चर है ये, देखो ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट हाइड्रोजन्स, बैक कार्बन, बैक हाइड्रोजन्स, नंबरिंग हाइड्रोजन की 1 2 3 4 5 6। तो C2 यहां से आप इसके बाद 180 रोटेट करेंगे तो दो फिंगर्स को म्यूचुअली इंटरचेंज करने वाला स्टेप आ रहा है इक्विवेलेंट। ठीक है, पर मॉडल से बढ़िया यहां पर दिखता है। तो जब इस एक्सिस का रोटेशन होगा H1 H6 से इंटरचेंज होगा, H2 H5 से इंटरचेंज होगा, और H3 H4 से इंटरचेंज होगा। ये एक C2 है। ठीक है, दूसरा C2 मैं आपको दिखाता हूं। एक C2 देखो यहां से तिरछा यहां से आएगा सर, ये भी C2 है। और इस C2 के बाद जब रोटेशन होगा तो ध्यान से देखो H3 H6 आपस में इंटरचेंज होगा, H2 H4 इंटरचेंज होगा, H1 H5 इंटरचेंज होगा, और ऐसा ही एक C2 यहां से भी आएगा। 3 C2 है इस मॉलिक्यूल में। जब इस एक्सिस के बाद रोटेशन होगा H3 H5 से इंटरचेंज, H1 H4 से इंटरचेंज, और H6 H2 से इंटरचेंज होगा। तो 3C2 है। अब प्लेन देखो, सिग्मा एच तो होगा नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। सिग्मा एच का तो चांस नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर है। तो सिग्मा एच होता तो यहां से होता, जो इसमें नहीं होगा। तो जो भी होगा सिग्मा भी होगा। बट ये देखो सामने वाला जो प्लेन है ये इसमें होगा, ठीक ऐसे सामने वाला जो प्लेन होगा, ठीक है ना, यहां से ये सामने वाला जो होगा H4 H3 को बाइसेक्टिंग है, H1 H2 को रिफ्लेक्टिंग, H6 H5 को रिफ्लेक्टिंग आएगा। और ध्यान से देखो ये सिग्मा भी दो C2 के एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये दोनों C2 है ना, और सिग्मा कहां गया, बीच में आ गया ऐसा। तो ये सिग्मा भी है, बट बिकॉज ये सिग्मा भी दो C2 के एंगल का बाइसेक्टर भी है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा डी हो जाएगा। और फिर ऐसा ये भी सिग्मा डी होगा और ये भी सिग्मा डी होगा। एक सिग्मा डी आएगा इसका, एक सिग्मा डी यहां भी आएगा। कोई सा सिग्मा डी देख लो, ये सिग्मा डी भी दो C2 के बीच में, ये वाली ये सिग्मा डी भी यहां से जो आएगा दो C2 के बीच में, ये वाली C2 और ये वाली C2। तो कितने सिग्मा डी, 3 सिग्मा डी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल रहा सेकेंड वाले डेफिनेशन का कि स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में हम कैसे सिग्मा डी देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जब आप प्लेन के ऑपरेशन काउंट करेंगे, देखो वाटर मॉलिक्यूल है, आपने एक बार प्लेन अप्लाई किया तो इससे क्या होगा, लेफ्ट वाली बॉल राइट में, राइट वाली लेफ्ट में चेंज होगा। पर इसी प्लेन को फिर से अप्लाई कर दो तो राइट वाला वापस लेफ्ट में, लेफ्ट वाला वापस राइट में, आइडेंटिटी। तीसरी बार अप्लाई करोगे तो फिर से पहले प्लेन का आंसर, चौथी बार अप्लाई करोगे आइडेंटिटी। या सिंपली मार्कर देखो आप, इस मार्कर में यहां पर कैप है तो एक बार प्लेन अप्लाई किया कैप इधर आ जाएगा, दूसरी बार अप्लाई किया कैप वापस आइडेंटिकल, तीसरी बार अप्लाई किया तो जो पहले बार का आंसर था, चौथी बार अप्लाई किया तो आइडेंटिकल। दैट मीन्स प्लेन का एक ही ऑपरेशन होगा। आप ऐसे फिक्स कर लो, सिग्मा 1 तो सिग्मा ही होता है, बट सिग्मा 2 आइडेंटिटी, सिग्मा 3 जो सिग्मा 1 का आंसर था, सिग्मा 4 आइडेंटिटी। बाकी आगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लेन की ऑड पावर मीन्स 1 3 5 इस टाइप की पावर तो प्लेन ही होती है, बट प्लेन की इवन पावर लाइक 2 4 6 ये आइडेंटिटी देता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन में एक ही ऑपरेशन होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एनी सिग्मा विल बी 1। अब देखो चाहे सिग्मा बी हो, सिग्मा डी हो या सिग्मा एच हो, किसी भी प्लेन का एक ही ऑपरेशन होगा। एनी प्लेन हैज ओनली वन ऑपरेशन। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, अगला एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
एसन से लिखते हैं इसको। तो डिफाइन इस तरह से किया हुआ है, एन इमेजिनरी एक्सिस passing through a molecule symmetrically rotation about which by some angle theta followed by perpendicular reflection, सिग्मा लिख देते हैं, फॉलोड बाय परपेंडिकुलर प्लेन। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा में इस ऑर्डर को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले प्लेन अप्लाई कर दो फिर एक्सेस अप्लाई कर दो रोटेशन। इसमें लिखा पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन। गिव्स एन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल is called improper axis and it is represented by SN axis। पूरा लिख देंगे आप। तो आप देखो इस एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, SN axis is defined as रोटेशन। अच्छा एक्सिस होगी तो किसी एक्सिस के अबाउट होगी, हम जेड मान लेते हैं, तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस और फॉलोड बाय क्या, सिग्मा जेड के परपेंडिकुलर कौन सा, एक्स वाई होगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिखोगे आप, ऑर्डर रिवर्स कर दो, सिग्मा एक्स वाई फॉलोड बाई सी एन जेड। ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो इंप्रॉपर एक्सेस में दो ऑपरेशन होते हैं, रोटेशन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, रोटेशन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए इस इंप्रॉपर एक्सिस का एक और नेम होता है रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस। आप लिख सकते हैं दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस एज इट कंटेन्स टू ऑपरेशन, वन इज रोटेशन, सेकंड इज रिफ्लेक्शन। ये सिग्मा एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करना, इसको जब आप एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई इंटू सी एन जेड। माइंडेड, इसको ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे सी एन जेड इंटू सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। तो आप ये फिक्स कर लो, जो राइट में लिखा होता है ये पहले ऑपरेट होता है, ये बाद में ऑपरेट होता है। मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सिमेट्री एलिमेंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये पहले ऑपरेट होगा, ये बाद में ऑपरेट होगा। आप देखो पहले क्या अप्लाई किया आपने, सी एन जेड, उसके बाद में सिग्मा किया हुआ है, तो जो पहले ऑपरेट होगा उसको राइट में लिखते हैं, बाद वाले को पहले लिखते हैं। और इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, आप ऐसे देखो, जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हो आप थर्मो में, क्वांटम में, तो कहीं पर ऐसे लिखा होता है डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो बताओ पहले कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट होता है। आप पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे ना, तो जो ऑपरेटर राइट में लिखा होता है ये पहले ऑपरेट होता है, ये बाद में ऑपरेट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे और इस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, इस लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। बट ये फिक्स है, दोनों से आंसर इक्वल आता है। और एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे, मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स S4 इम्प्रॉपर एक्स, वो दिखाते हैं कैसे। मीथेन मॉलिक्यूल में S4 होती है, देखो कैसे। तो मीथेन मॉलिक्यूल की ड्राइंग आप ऐसे करना, मान लो लेबलिंग किया 1 2 और यहां पर वेज और डैश से दिखा दिया, H3 और H4, ठीक है। वेज मीन्स टुवर्ड्स द व्यूअर और डैश मीन्स अवे फ्रॉम द व्यूअर। और इस पर अप्लाई करो पहले आप C4 जेड ऑपरेशन, जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेशन, एक स्ट्रक्चर आएगा, मुझको पहले से पता है इसलिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, और यहां पर ये वेज डैश हो जाएगा। बस एच की पोजीशन फिक्स करेंगे, कहां पर कौन सा एच आएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर अप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स वाई, पहले रोटेशन फिर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन।
ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं कहां पर कौन कौन से आएंगे। तो देखो C4 जेड एक्सेस के अबाउट, अब देखो मॉडल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जेड एक्सेस हमने इसको माना हुआ है। जब रोटेशन होगा ध्यान से देखो 90 डिग्री, या मॉडल देखते चलो आप, मॉडल से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा होगा। देखो मीथेन मॉलिक्यूल ही होता है, राइट है, बट मैं आपसे बोल रहा हूं इसको ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, एक ही बात है। तो हमने बोर्ड पर ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ध्यान से देखना। मीथेन मॉलिक्यूल में एक भी ऊपर है ऐसे, ये आगे और ये पीछे, बोर्ड का प्लेन यहां पर है, तो ये हाइड्रोजन नंबर 3 है जो आगे है, ये वाला 3 है। जो बोर्ड के प्लेन के पीछे है ये नंबर 4 है। लेफ्ट में हमने 1 दिखाया हुआ है, राइट में 2। ऐसे मॉडल हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया हुआ है। देखो 1 है, ये 2 है, ये आगे 3, ये 4। रोटेशन देखो ऐसे करना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री रोटेट होगा ऊपर से क्लॉकवाइज ऐसे, तो 3 वाला लेफ्ट में आ जाएगा आपके, और 4 वाला राइट में देखेगा आपको ऐसे। और सिंपल इस मॉडल को फिंगर से बना लो आप ऊपर वाले भी को नोटिस करो, ऊपर वाला भी ऐसे, ये आगे है और ये पीछे है, 90 डिग्री रोटेशन, तो आगे वाला कहां जाएगा, लेफ्ट में, और जो पीछे था वो कहां जाएगा, राइट में। तो ऐसे रोटेशन कर रहे हैं हम इसको। तो जो आगे वाली ये फिंगर थी आफ्टर रोटेशन यहां पे दिखेगी, तो यहां नंबर 3 आएगा, ठीक है ऐसे। और जो पीछे वाला था वो 4 यहां पर आ जाएगा। आप क्रॉस चेक कर लेना, ये 3 आगे था रोटेशन के बाद में लेफ्ट में, 4 पीछे था रोटेशन के बाद में राइट में। नीचे सॉलिड भी है देखो कैसे ऑन द प्लेन, ये 1 है और ये 2 है, तो रोटेशन ऐसे चल रहा, तो 2 कहां आएगा, 2 आगे आ जाएगा, और 1 कहां जाएगा, 1 पीछे आ जाएगा। तो 2 आगे आ गया और 1 पीछे, ठीक है। अब ये पहले जैसा नहीं है, पहले का इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर वेज डैश था, इसमें ऊपर प्लेनर बॉन्ड है, इसमें नीचे प्लेनर थे, ये वेज डैश हो गया। अब इस एक्सिस का परपेंडिकुलर प्लेन अप्लाई करेंगे, वो क्लियर दिख रहा है यहां पर होगा ये। तो इस प्लेन से क्या होगा, H3 H4 नीचे देखेंगे, जो ऊपर ऐसा भी था ये नीचे ऐसे दिखेगा, तो यहां पर 3 आएगा और ये 4 आएगा। 2 ऊपर दिखेगा और 1 यहां पर दिखेगा। ये पहले जैसा स्ट्रक्चर है, पहले का इक्विवेलेंट है। और माइंडेड आइडेंटिकल नहीं बोल रहे हम इसको, आइडेंटिकल लाना भी नहीं होता हमें, तो इक्विवेलेंट लाना होता है। हमें जैसा पहले दिख रहा था ऊपर वेज डैश, ऐसा ही वेज डैश है, नीचे प्लेनर बॉन्ड, नीचे ही प्लेनर बॉन्ड थे। तो बिकॉज C4Z और सिग्मा XY अप्लाई करने के बाद इक्विवेलेंट आ गया, तो इसलिए कंफर्म हो गया S4 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में S4 होती है। अच्छा, इस S4 के ऑपरेशन कैसे काउंट करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं S41 सिग्मा 1, S42 C42 सिग्मा 2, ठीक है। पहले 4 बार तक लिख लेते हैं, और इनकेस ये आंसर आइडेंटिटी नहीं आया तो फिर आगे 8 बार तक लिखेंगे, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में यदि आइडेंटिटी नहीं आता तो आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉल करो, प्लेन की ऑड पावर प्लेन, प्लेन की इवन पावर आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखो कहां कहां पर इवन है, तो ये इवन पावर्स हैं, तो इनकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो पहले तो प्लेन पर ही देखो कैलकुलेशन, आप इसका देखेंगे, पर ये प्लेन की ऑड पावर प्लेन, प्लेन की इवन पावर आइडेंटिटी, प्लेन की ऑड पावर प्लेन, प्लेन की इवन पावर आइडेंटिटी। ये देखो ऑल्टरनेट है, सिग्मा से स्टार्ट करो, सिग्मा ई सिग्मा ई सिग्मा ई, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। C41 नथिंग, C41 नहीं होता है, बट C42 ध्यान से देखो C2 होगा। C4 में कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 प्लस 90 180, 180 में C2, या ऐसा शॉर्टकट। इनकेस ऊपर नीचे वाले डिजिट्स को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ गया, और 2 2 जा 4। C43 नथिंग, C43 ही होता है, बट C44 क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है। अब ऐसे देखो 4 से 4 कट गया तो क्या बन जाएगा C1, और C1 में कितना डिग्री रोटेशन होगा, 360, और 360 रोटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर ये, हाँ अब ध्यान से देखेंगे इसको आप, जो हमारा ये S41 है तो इसमें रोटेशन भी है और रिफ्लेक्शन भी है, तो एक ऑपरेशन काउंट करेंगे, ये ऑपरेशन है, ये इम्प्रॉपर एक्सिस का ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन काउंट करेंगे। बट S42 ध्यान से देखो, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये C2 है, ये इम्प्रॉपर एक्सिस नहीं है, ये तो C2 है, ठीक है। आइडेंटिटी मींस आप किसी ऑब्जेक्ट को 360 रोटेट करते हो तो रोटेशन के बाद उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने से किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे मल्टीप्लाई इसको 1 मान के चलेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन में इसका इफेक्ट 1 के जैसा होता है, तो C2 को मल्टीप्लाई किया ई से तो C2 आ जाएगा। देखो C43 रोटेशन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, तो ये इम्प्रॉपर एक्सिस है, इसको काउंट करेंगे।
ये S43 का हमारा इम्प्रॉपर ऑपरेशन है, ये इम्प्रॉपर ऑपरेशन है, इसको काउंट करेंगे, दो ऑपरेशन आ गए। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी। तो यदि आपका आइडेंटिटी मिल जाता है तो कैलकुलेशन आप स्टॉप कर देते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर इसको 8 बार तक करेंगे। इवन वाले में जनरली सेम बार करने से आ जाता है, आप ऑड का करेंगे 3 का तो उसमें आपको 6 तक करना पड़ेगा, आप चेक करना। तो फाइनली S4 के कितने ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस, और कौन कौन से, S41, S43, ठीक है। अब बाकी ऐसे होमवर्क में आपको लिखा देता हूं, आप इनको सॉल्व कर लेंगे। S3 के भी 2 ऑपरेशन होते हैं, S4 के आपको चेक करा दिए 2 ऑपरेशन, S5 के चेक करना 4 आएंगे, S6 के 2 ऑपरेशन। जनरली इन सब की रिक्वायरमेंट होगी, इनको याद रखेंगे आप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो भी लिख सकते हो, बट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसकी। जैसे S41 के कौन कौन से आए थे, S41, S43, आप S5 के चेक करना, S51, S53, S57 और S59 आते हैं। S3 के आएंगे S31, S35, और इसके चेक करना S61 और S65। याद ऐसे रखो, केवल S5 के 4 ऑपरेशन, बाकी तीनों के 2-2 ऑपरेशन, ठीक है। S5 के 4, बाकी तीनों के 2-2 ऑपरेशन, नोट करो जल्दी से। ठीक है, और एक लास्ट सिमेट्री एलिमेंट फिर इन्वर्जन सेंटर। आइडेंटिटी हमने पहले ही कर लिया था, एक लास्ट इन्वर्जन सेंटर। आई से डिफाइन करते हैं इसको, आप लिख सकते हैं एन इमेजिनरी पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल which inverts, ये इसका ऑपरेशन है इन्वर्जन, ऑल द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, पूरा लिखेंगे आप, ऑफ द मॉलिक्यूल इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड इन्वर्जन सेंटर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और इसका एक एग्जाम्पल आप देख लेंगे, सिंपली SF6 मॉलिक्यूल, ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्क्वायर बाइपिरामिडल, तो आप देखो इस मॉलिक्यूल के सेंटर पर यदि आप एक राउंड मिरर, स्फेरिकल मिरर इमेजिन करते हैं तो ये ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर इन्वर्ट कर देगा, इसको इससे इन्वर्ट कर देगा, इन दोनों को आपस में इन्वर्ट कर देगा। तो इस मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर होगा, और इसका मॉडल देखोगे आप यदि, तो जैसे PTCl4 है, देखो PTCl4 में भी तो होगा, PTCl4 में भी इन्वर्जन सेंटर होगा। ध्यान से देखो, सेंटर में एक राउंड मिरर इमेजिन करो, वो लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, टॉप वाले को नीचे, नीचे वाले को, बॉटम वाले को ऊपर इन्वर्ट कर देगा। और इसी का यदि आप ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो इसमें भी होगा, यहां पे सेंटर में एक मिरर होगा जो सभी एटम्स की इन्वर्जन कर देगा, पर उसके बाद भी मॉलिक्यूल ऐसा ही देखेगा। पर ध्यान से देखना, वाटर में नहीं होगा, वाटर में यहां इन्वर्जन रखा तो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां, फिर आपको मॉलिक्यूल ऐसा देखेगा, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। तो कुछ मॉलिक्यूल सिंपली एग्जाम्पल आगे भी आएंगे, वाटर में इन्वर्जन सेंटर नहीं होगा, BF3 में बोलो नहीं होगा, अमोनिया पिरामिडल मॉलिक्यूल होता है, नहीं होगा, इन्वर्जन के बाद ये ऐसे था ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। PTCl4 में होगा, इस स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है।
और एक दो एग्जाम्पल, जैसे CO2 होगा, ठीक है, HCl में नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा इन्वर्जन सेंटर का। और इसका ना ऑपरेशन आप सिंपली ऐसे देखो, इन्वर्जन सेंटर का जो मेन वर्क होता है वो ऐसे होता है कि किसी भी पॉइंट XYZ को जस्ट इन्वर्ट कर देता है, -x -y -z कर देता है, ये इन्वर्जन का ऑपरेशन है। अच्छा एक चीज देखो, एक डाउट आता है कि यहां पर S3 से स्टार्ट किया, S2 क्यों नहीं लिखा, S1 क्यों नहीं लिखा? तो एक्चुअली देखो S1 बेसिकली इम्प्रॉपर एक्सेस नहीं होगी। जैसे S1 लिखा तो हम इसको क्या लिखेंगे, C1 इंटू सिग्मा वन। अब C1 क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू सिग्मा वन, तो बेसिकली तो सिग्मा ही आ गया ना। तो S1 इज ओनली प्लेन, S1 बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, उसको इम्प्रॉपर में काउंट नहीं करेंगे। और ऐसे देखो S2 जो होता है, S2 इन्वर्जन होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, S2 इन्वर्जन सेंटर होता है, ये इम्प्रॉपर में काउंट नहीं करते हैं। तो इम्प्रॉपर S3 से स्टार्ट होती है। S2 इन्वर्जन कैसे होता है, देखो S2 इन्वर्जन कैसे होता है, तो इन्वर्जन का ये ऑपरेशन है। अच्छा देखो S2Z की डेफिनेशन क्या है, C2Z इंटू सिग्मा XY, अभी लिखा था आपको, रोटेशन परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। तो इनकेस हमको किसी मौलिक पॉइंट पर XYZ पर S2Z अप्लाई करना है, दैट मीन्स हमको ये अप्लाई करना है C2Z इंटू सिग्मा XY। और ये आपको बता दिया पहले कौन सा ऑपरेट होगा, राइट वाला ऑपरेटर पहले ऑपरेट होता है। अब देखो सिग्मा XY का जो इफेक्ट होगा, XY पर कोई चेंज नहीं होगा, बस Z माइनस हो जाएगा। आप ही ना कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार 3D में देख लो, फिर आपको याद रहेगा इसका मॉडल। ये देखो जैसे Z एक्सिस है, ये वाला एक्स है, और ये वाला एक्सिस क्या है, ये वाला Y एक्सिस है, ठीक है। तो इनके सामने सिग्मा XY अप्लाई किया, तो ध्यान से देखो XY जिस पर अप्लाई किया वो एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और Z क्या नीचे देखेगा, -Z। तो सीधा फंडा फिक्स कर लो, प्लेन जिस एक्सिस पर अप्लाई होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, XY सेम आ गया, और जिस पर अप्लाई नहीं हुआ ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सेम C2 का देखो, C2 Z के अबाउट कर रहे हो आप, Z एक्सेस के अबाउट आपने 180 रोटेशन किया, दो फिंगर को म्यूचुअल इंटरचेंज करना है, तो ध्यान से देखो ऐसा इफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे था 180 रोटेट किया तो जो x था वो -x बन जाएगा, जो y था वो -y बन जाएगा, बट z पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो C2 और प्लेन का एक ही आंसर याद रखोगे, C2 या प्लेन जिस एक्सिस पर अप्लाई होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है, और जिस पर अप्लाई नहीं होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, x -x और y -y। अब C2 Z पर अप्लाई किया तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप, माइनस है तो माइनस का रखेंगे, और XY क्या हो जाएंगे, उल्टे। C2 जिस पर अप्लाई होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिस पर अप्लाई नहीं किया हुआ वो रिवर्स हो जाएगा, x का -x हो जाएगा, y का -y और z का -z। और जरा ध्यान से देखो ये आंसर इन्वर्जन का ही तो है। आप इन्वर्जन ऑपरेट करते XYZ पर, तब भी तो यही आंसर आना था। तो S2Z ऑपरेट करो XYZ पर, या I ऑपरेट करो, इन बोथ केस वी आर गेटिंग द सेम आंसर। तो दिस कंफर्म्स S2 is not an improper axis, it is basically inversion center। जब मॉलिक्यूल के टोटल ऑपरेशन काउंट करेंगे तो S2 को S2 नहीं लिखेंगे, उसको इन्वर्जन लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट से ना बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, मैं आपको शॉर्ट में लिखाता हूं क्वेश्चन, पूरा लैंग्वेज आप देख लेना पेपर से। ये कभी नेट में क्वेश्चन था, सिग्मा XY S4Z का आंसर बताओ, ऑप्शन ये सब थे। ऐसे क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नेट दिसंबर 2014 में था, करो इसको अप्लाई। मेन कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन का लिख दिया है कि इस प्रोडक्ट का आंसर निकालो। तो जैसे भी क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, जब भी ऐसे प्रोडक्ट का आंसर निकालना आपको तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा देखो S4Z की तो डेफिनेशन अप्लाई कर दो। S4Z क्या होता है, सिग्मा XY इंटू C4Z, तो लिखा था रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। और ध्यान से देखना,
ये सिग्मा की पावर 2 हो गया ना, सिग्मा एक्स वाई की पावर 2 हो गया, और प्लेन की इवन पावर क्या होती है? आइडेंटिटी। प्लेन की इवन पावर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो C4Z ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो एक तो क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन और लिखाता हूं मैं आपको। एक बार ये पूछा था C2X सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, ऑप्शन ये था, सब थे, सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड, C2Y या C2Z। ये क्वेश्चन नेट जून 2015 में था यार। कर दो ऐसे अप्लाई, बहुत सिंपल है। इसको ऐसे करोगे आप, पॉइंट पर अप्लाई कर दो, C2X सिग्मा एक्स वाई, एक एक्स वाई जेड, पॉइंट पर अप्लाई कर दो। राइट वाला ऑपरेटर पहले ऑपरेट होता है, तो बताया था प्लेन जिस पर अप्लाई होता है वो सेम रहेगा, और जिस पर अप्लाई नहीं हुआ वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब C2X जिस पर अप्लाई होगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बाकी रिवर्स हो जाएंगे, x पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, y प्लस का माइनस हो जाएगा, z माइनस का प्लस हो जाएगा। और ये ध्यान से देखो, ये आंसर सिग्मा एक्स जेड से आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आप चेक करके देख लो, इनकेस आप सिग्मा एक्स जेड ऑपरेट करते हो एक्स वाई जेड पॉइंट पर, तो देखो x पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, z पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, y उल्टा हो जाएगा। करेक्ट है, तो सिग्मा एक्स जेड। इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, और ऐसा मत सोचना कि काफी पहले क्वेश्चन आया हुआ अब नहीं आते हैं। देखो रिसेंटली भी क्वेश्चन था एक लास्ट क्वेश्चन और ये गेट 2022 में क्वेश्चन था रिसेंटली। आप कंप्लीट लैंग्वेज वहां से देख लेना, मैं आपको क्वेश्चन की मेन कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूं। एक पॉइंट दिया हुआ था 135 और लिखा था इस पर एक ऑपरेटर O1 ऑपरेट करने से ये आंसर आया, और एक सेकंड ऑपरेटर ऑपरेट किया, इससे आंसर आ गया -1 -3 -5। क्वेश्चन यही था, ये ऑपरेटर्स क्या हैं? करो ट्राई, मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। दोनों ऑपरेटर की वैल्यू पूछा हुआ था। ठीक है, कर दो अप्लाई जल्दी से। तो कर दिया होगा अप्लाई अपने, बहुत सिंपल है। तो देखो ऑपरेटर वन ऐसा है जो जेड को चेंज नहीं कर रहा है, बाकी दो को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो C2Z है ये। आप ऐसे देखो ना, ये हमारा x पॉइंट है, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट है। तो आप सोचो इनकेस आपने C2Z पर अप्लाई किया, तो C2 जिस पर अप्लाई होता वो चेंज नहीं होगा, वो सेम साइन के साथ, बाकी दो के साइन बदल गए हैं। ठीक है, अब O2 ने क्या किया, O2 ने इन दोनों को सेम रखा है, तो ये सिग्मा एक्स वाई है, क्योंकि ये देखो x कोऑर्डिनेट, ये y और ये z। इससे जो आंसर लिखा हुआ है उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं किया, वो जैसे साइन के साथ थे वैसा रखा हुआ है, और z वाले का उल्टा कर दिया। तो ऐसा किससे आता है? सिग्मा एक्स वाई से। तो बस ये आंसर बी हो जाएगा। पहला ऑपरेटर C2Z और सेकंड ऑपरेटर सिग्मा एक्स वाई है। ठीक है, तो रिसेंटली भी क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने सभी सिमेट्री एलिमेंट्स और सभी सिमेट्री ऑपरेशन कंप्लीट किए। अच्छा, साथ के साथ एक काम और कर लेते हैं, इनके ऑपरेशंस के ना जो नंबर थे इसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। किसी भी प्रॉपर एक्सिस के कितने ऑपरेशन थे? n-1। ये समरी और कर लेते हैं। आइडेंटिटी का तो एक ही ऑपरेशन होगा, किसी भी प्लेन का एक ही ऑपरेशन था। अच्छा, इन्वर्जन का भी एक ही ऑपरेशन होगा। आप एक बार इन्वर्जन अप्लाई करोगे, आंसर चेंज होगा, दूसरी बार में आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। और एक्सिस के इनके अलग याद रखने थे आपको, S3 के 2, S4 के भी 2, S5 के केवल 4 थे, बाकी S6 के भी 2। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉइंट ग्रुप करेंगे वहां पर हम इसको यूज करेंगे। ठीक है,
तो किसी भी सिमेट्री एलिमेंट के टोटल कितने ऑपरेशंस होते हैं ये लिस्ट है। आप इसको ऐसे देखेंगे, सी एन एक्सिस के n-1 ऑपरेशन, प्लेन का एक ऑपरेशन, इन्वर्जन का एक ऑपरेशन और इन इम्प्रॉपर एक्सिस के ऑपरेशन भी आपको सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने काफी चीजें की, सभी सिमेट्री एलिमेंट्स किए, उनके सभी ऑपरेशन भी हमने डिस्कस किए, और वो भी आप इनकेस यहां पे समरी करना चाहते हो। देखो पहला एलिमेंट हमने क्या किया था, पहला सिमेट्री एलिमेंट था प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ ऑपरेशन एसोसिएटेड क्या था, रोटेशन। एक्सिस के बाद हम करते हैं रोटेशन। ठीक है, फिर सेकंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरा वर्ड लिखेंगे आप। इसके साथ ऑपरेशन क्या था, रिफ्लेक्शन। थर्ड था फिर रोटो रिफ्लेक्शन एक्सिस या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहां ऑपरेशन क्या था, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, और वाइस वर्सा, रिवर्स में लिख सकते हैं। फिर हमने किया इन्वर्जन सेंटर, इसका ऑपरेशन बोलते हैं हम इन्वर्जन, ये सभी को उल्टा कर देता है। और लास्ट एक एलिमेंट सभी में होता है, आइडेंटिटी। ये पूरी क्लास को एक बार समराइज कर दिया है, इसे लिखा था, और इसमें 360 डिग्री रोटेशन, या फिर नथिंग भी लिख सकते हो आप। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हमने आज के करंट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया। टोटल 5 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, सबको डिफाइन किया, सबके साथ एसोसिएटेड ऑपरेशन चेक किया, सभी के कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल किए, सभी के नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट किए। तो ये सब हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया। आप एक बार चेक कर लेना, सभी देख लेना सही लिखा हुआ है। ठीक है, सो बस अब स्टॉप करते हैं आज की वीडियो को, काफी लंबा हो गया है। इसमें हमने लेकिन काफी सारी चीजें कर ली हैं, और सिमेट्री ऑपरेशन के प्रोडक्ट को सॉल्व करना भी हमने बाय एग्जांपल हमने कर लिया। जो गेट का क्वेश्चन था, नेट के 2 क्वेश्चन कराए थे, वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं, नेट गेट टिफर सभी चीजों में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ठीक है।